हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड के अंदर। अकाउंट्स का भी हमारा एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। बिजनेस के भी बहुत सारे आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो आप उनका भर भर के फायदा उठाइए। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एमसीक्यू की सीरीज। तो पहला ही क्वेश्चन, मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो आप बोलोगे कि सर क्या क्वेश्चन था। तो एक्सेस ऑफ इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर ओवर इट्स फेस वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब फेस वैल्यू से जो हम एक्स्ट्रा में बेचते हैं उसे क्या बोला जाता है। तो बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, जब हम फेस वैल्यू से ज्यादा में बेचते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। और इसका आंसर किसी ने गलत किया ना, मैं सही बता रहा हूं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सबके आंसर आए बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है प्रीमियम। जब भी हम फेस वैल्यू से ज्यादा पे बेचते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। और कम में बेचते हैं तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और फेस वैल्यू पे ही जब हम शेयर्स को इश्यू करते हैं या डिबेंचर्स को इश्यू करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पार। ठीक है, अगर ये आपका सही है तो मतलब आपके कुछ तो आपने कानों में गया है पूरे साल भर में। क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली डिस्कस नहीं होता है ड्यूरिंग लेक्चर्स। हम ज्यादातर शेयर के चैप्टर में या तो शेयर की बैलेंस शीट बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर फोरफीट करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, या फिर रीइश्यू करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। ये थ्योरी क्वेश्चन है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के जरा रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व कैपिटल, मतलब इनमें से कौन सी ऐसी बात है जो रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब 4 में से 3 पॉइंट होंगे जो रिलेटेड होंगे और 1 पॉइंट होगा जो कि रिलेटेड नहीं होगा। तो रीड करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी। देखो, रिजर्व कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जो शेयर होल्डरों से अभी तक मंगवाई नहीं गई होती है। ठीक है, तो ये क्या कॉल्ड है या अनकॉल्ड है, अनकॉल्ड है। तो पहला पॉइंट होता है फिट, बैठता है। ठीक है, मैं एक बार चलो रिजर्व कैपिटल डिटेल में समझा देता हूं। देखो, जैसे मान के चलो मैंने एक शेयर इशू किया, 10 रुपए का शेयर इशू किया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और सामने वाले बंदे ने मेरा शेयर सब्सक्राइब भी कर लिया। अब मैंने उससे 10 रुपए मंगाए, तो 10 रुपए मेरे क्या है, कॉल्ड अप अमाउंट है, और 2 रुपए क्या है, मेरे अनकॉल्ड है। मैं 2 रुपए मैं मंगा ही नहीं रहा। क्या मैं मंगा नहीं सकता, मंगा सकता हूं। क्या मैं मंगा ही नहीं रहा, कब मंगाऊंगा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी। तो क्या ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है रिजर्व कैपिटल? द आंसर इज यस, इट इज अनकॉल्ड कैपिटल। तो मतलब पहला पॉइंट होता है बिल्कुल सही। इट कैन नॉट बी यूज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी, बिल्कुल सही, क्योंकि हम रिजर्व कैपिटल एकदम वाइंडिंग अप के टाइम पे मंगाते हैं। तो क्या पूरे साल भर में हम यूज नहीं कर सकते? तो बिल्कुल सही बात है, इसको हम यूज नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि हम ये वाइंड अप के टाइम पे ही मंगाते हैं। लास्ट वाला, क्या इट इज अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल? बिल्कुल सही है, सब्सक्राइब कैपिटल का ही पार्ट होती है। जब तक सामने वाला पर्सन शेयर को सब्सक्राइब नहीं करेगा तब तक मुझसे पैसे कॉल कहां से कर लेंगे, या अनकॉल्ड कैसे रहेगा। तो मतलब ये सब्सक्राइब कैपिटल भी है। क्या इसको हम लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं? द आंसर इज नो। भैया वो पैसा जो हम लास्ट में मंगाएंगे उससे, तो क्या राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस में यूज करेंगे? नहीं। राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस तो हम क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या एसपीएल यूज करते हैं हम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा, इट कैन बी यूज फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस। ठीक है, तो रिजर्व कैपिटल का आंसर इससे रिलेट नहीं करता है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता दूं, पिछली बार भी यही हुआ था। रिजर्व कैपिटल हमको समझ में नहीं आया था क्या होती है, और यहां भी इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड। तो आप भी होमवर्क लिख लो कि रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड जो भी टॉपिक है बुक के अंदर थ्योरी में, वो हमको इस लेक्चर के एंड होते ही सबसे पहले देखना है। अगर आप अभी नहीं देखोगे तो फिर आप कभी नहीं देखोगे, और जब कभी नहीं देखोगे और एग्जाम में क्वेश्चन सामने आ गया हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो क्वेश्चन है वो ये बताएगा कि आपने क्वेश्चंस कितने अच्छे से समझे हैं। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। नेम एन आइटम, एक आइटम का नाम बताना है, विच इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट। बट डज नॉट इन्वॉल्व कैश पेमेंट मतलब क्या, रियलाइजेशन अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में हमने कुछ पोस्ट किया है। ठीक है, क्रेडिट साइड में हमने कुछ पोस्ट किया है लेकिन उसका कोई पेमेंट नहीं किया है। अच्छा, पहले मेरे को बताओ क्रेडिट साइड में ज्यादातर कौन सी चीजें पोस्ट करी जाती हैं?
तो लायबिलिटी साइड की सारी चीजें पोस्ट करी जाती हैं, हाँ या ना? बिल्कुल सही। सारी आउटसाइड लायबिलिटीज भी होती हैं और कुछ चीजें एक्स्ट्रा होती हैं जिसका कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। तो वो ही पूछना चाह रहे हैं वो, ऐसा कौन सा आइटम है जो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में पोस्ट होता है बट उसका कैश पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। हमको ये पता है कि सारी आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट होता है, तो किस चीज का पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, जरा मुझे बताइए इसका आंसर फटाफट से। फटाफट से मेरे को बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन सिर्फ रट के सॉल्व करना चालू करा है, आपने लॉजिकली इसको या फिर दिमाग में आपके बैठा ही नहीं है इमेज। तो बताइए मेरे को इसका आंसर क्या है। मेरे पास अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है कि ऐसा कौन सा आइटम है जो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में डालते हैं बट उसका पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। पेमेंट मतलब उसका हम पेमेंट नहीं करते किसी को। कोई बात नहीं, आपका होमवर्क बन चुका है ये वाला क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, और इसका आंसर क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ट्रांसफर करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलते नहीं है जहां असेट वहां उसका प्रोविजन। ये चीज क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन भी क्या बोला गया है? ऐसा कौन सा आइटम है जो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखते तो हैं बट उसका कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं होता? आया समझ में इसका आंसर? बिल्कुल सही। तो वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं होती, कुछ तो होती हैं, ट्रांसफर होती है ना, उनका पेमेंट इन्वॉल्व होता है नहीं होता? तो वही तो बताना है हमको इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इस क्वेश्चन को करेंगे मार्क इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है जो भी अगर आप इस क्वेश्चन को भी ढंग से समझा है ना, तो जब भी आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करोगे, जब भी आप रियलाइजेशन बनाओगे, तो इस चीज के दिमाग में आएगा ये क्वेश्चन मेरा हुआ था गलत, इसको मैं ध्यान रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 उस चैप्टर से क्वेश्चन आया है जो पूरी 12th में सबसे इग्नोर्ड चैप्टर होता है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन नंबर 4 उस चैप्टर का क्वेश्चन है जो उस चैप्टर से पूछा गया, जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चैप्टर है। क्या है? स्टेट एनी वन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब पहले बच्चे पूछेंगे सर ऐसा कुछ था भी? तो बेटा था। आपकी जो कैश फ्लो की बुक है, अगर आप टीएस ग्रेवाल से पढ़ रहे हो या बी के गोयल से पढ़ रहे हो, तो सेकंड चैप्टर है जो पार्ट बी का कैश फ्लो वाली किताब का एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर है, उसी का एक लिमिटेशन पूछी है, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो बताइए मेरे को इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही कृषिका, बिल्कुल सही भावना। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया क्या सर? ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर कर देते हैं, इसकी वैल्यू हिस्टोरिकल होती है, विंडो ड्रेसिंग होती है, इसके अलावा और क्या हो सकता है बताइए मेरे को? करंट प्राइस फ्लक्चुएशन को ये इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो। बिल्कुल सही। स्टैटिक एनालिसिस इज नॉट मच अवेलेबल। बिल्कुल सही आंसर। तो जिसको ये आंसर नहीं आता वो इसको होमवर्क लिख लो और ये वाला चैप्टर कर लो। एक बार ये चैप्टर 3 मार्क्स में पूछा जा चुका है। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये चैप्टर जो सबसे इग्नोर्ड चैप्टर होता है, ये 3 मार्क्स में एक बार पूछा जा चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेटमेंट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ इट। 3 नंबर में क्वेश्चन आया था अकाउंट्स के अंदर। तो ध्यान रखना, इस चीज चैप्टर को इग्नोर मत करना, अदरवाइज ये तुम्हें इग्नोर कर देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। ये आपका 11th का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। स्टेट द इंपैक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट ऑन द लिक्विड रेशियो ऑफ 0.5:1। ऑल्सो गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। फिर से रीड करते हैं। State the impact of bill receivable discounted dishonored on due date in on the liquid ratio या मतलब quick ratio की बात हो रही है 0.75:1। Also give reason in support of your answer। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जो मेरे सामने बैठे हैं और जो वीडियो में बैठे हुए मैं उनको 5 सेकंड का समय देता हूँ। वीडियो पॉज करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्या ये इंक्रीज करेगा, क्या ये डिक्रीज करेगा, क्या नो इम्पैक्ट रहेगा, अलॉन्ग विद इट्स रीजन। तो करे वीडियो को पॉज अभी। तो वीडियो पॉज करके आंसर लिखा आपने? नहीं लिखा तो भैया
अपने कॉपी में सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार फिर से रीड करेंगे। इंपैक्ट बताना किस चीज का, बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराया था बैंक से, अब वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट पर। क्या बोला मैंने, बिल रिसीवेबल को डिस्काउंट कराया था हमने बैंक से, और जब ड्यू डेट पर बैंक पेमेंट लेने गया तब बैंक को पेमेंट नहीं मिला। तो बताइए इसका लिक्विड रेशियो 0.575:1 पे क्या असर पड़ेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या नॉन इंपैक्ट होगा। मेरे हिसाब से 80% बच्चा इसको बोलेगा सर समझ में ही नहीं आया, और जिसको समझ में नहीं आया उसका 1 नंबर तो पक्का से पक्का गया। तो इस चीज के लिए हम समझेंगे, रिवाइज करेंगे बिल रिसीवेबल वाले चैप्टर के इस कॉन्सेप्ट को। तो मेरे साथ आप बने रहें, कोई भी क्लास छोड़ के जाए ना, क्योंकि अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो दिक्कत में आ सकते हो। तो डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को कि क्या दे रखा है, जरा रीड करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड डिसऑनर हो गया ऑन ड्यू डेट, ठीक है। जरा गौर से देखेंगे, देखो बिल रिसीवेबल क्या होता है। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं, थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा, पुराना थोड़ा टाइम ले सकता है, लेकिन इस चीज को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। सबसे पहले होती है क्रेडिट सेल। तो एंट्री क्या होती थी हमारी, अगर आपको याद करो, डेटर डेबिट टू सेल्स, ठीक है, यही एंट्री होती थी। फिर हम क्या करते थे, एक बिल ड्रॉ करते थे, याद करो बिल ड्रॉ करते थे, और सामने वाला जो बायर होता था वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता था। याद आ रहा है कुछ, वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता था। तो बायर की एंट्री पास करता था, पहले तो बायर एंट्री पास करता था परचेज टू क्रेडिटर, फिर हम एक बिल ड्रॉ करते थे और फिर वो बिल को एक्सेप्ट कर लेता था। जैसे ही वो बिल को एक्सेप्ट करते था तो हम डेटर को खत्म कर देते थे और एक बिल रिसीवेबल नाम का एक नया असेट बना लेते थे। आपको याद आ रहा है, हम एंट्री मारते थे बिल रिसीवेबल टू डेटर, और वो एंट्री मारता था क्रेडिटर डेबिट टू बिल्स पेबल। आपको शायद याद आ रहा होगा हल्का फुल्का, फिर से रिपीट करता हूं। पहले हम क्रेडिट सेल करते थे, वो क्रेडिट परचेज करता था, हम उसमें बिल ड्रॉ करते थे, फिर वो बिल को एक्सेप्ट करता था। जब हम बिल ड्रॉ करते थे तो उसकी जनरल एंट्री क्या होती थी, BR टू डेटर, और वो एंट्री क्या पास करता था, क्रेडिटर टू BP। हमको सामने वाली पार्टी का नहीं मतलब, हमको अपना पता होना चाहिए। फिर हम जाते थे बैंक के पास, याद करो बैंक से हम क्या कराते थे, डिस्काउंट कराते थे, याद हो रहा है। तो क्या लिखते थे, बैंक डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ये एंट्री हमारी पास होती थी, आपको याद आ रहा हो। और उस सामने वाले को तो पता ही नहीं है हम बैंक के पास गए, तो वो कोई जनरल एंट्री पास नहीं करता था, याद आ रहा है। फिर देयर आफ्टर क्या होता था, अगर आपको याद हो हल्का फुल्का तो मैं आपको बता देता हूं। उसमें क्या होता था, फिर जब वो बिल पेमेंट लेने जाते थे तो उसने तो मना कर दिया पेमेंट करने से, हाँ या ना। अगर बैंक पेमेंट लेने जाएगा उसके पास तो बैंक ने मना कर दिया, तो बैंक क्या बोलेगा, बैंक उसको तो कुछ नहीं बोलेगा, बैंक मेरे से पैसे ले लेगा, हाँ या ना। मैंने आपको पैसे दिए थे, मैं आपसे पैसे वापस ले रहा हूं, तो मेरे पास से बैंक से पैसा माइनस हो जाएगा, मतलब टू बैंक, ठीक है, मेरे पास से पैसा चला जाएगा। और अब मैं पैसे किससे लूंगा, मैं पैसा लूंगा फिर से उससे पैसा लूंगा जिसको मैंने सामान उल्टा बेचा था। तो एंट्री क्या पास होगी, डेटर टू बैंक। और ये आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से बताता हूं। सबसे पहले हम क्रेडिट सेल करते थे, वो क्रेडिट परचेज करता था। देयर आफ्टर हम उस पर बिल ड्रॉ करते थे, फिर वो बिल एक्सेप्ट कर देता। बिल ड्रॉ करने की एंट्री होती थी बिल रिसीवेबल डेबिट टू डेटर्स, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा। उसके बाद हम बैंक के पास जाते थे बिल को डिस्काउंट कराने के लिए, तो बैंक कुछ डिस्काउंट चार्जेस काटता था और फिर बाकी का पैसा हमारे अकाउंट में डाल देता था। तो बैंक एंट्री पास करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे हमने पैसे ले लिए, ठीक है। डिस्काउंटिंग चार्जेस कुछ तो कमीशन कमाएगा, टू BR, हमने उसको BR दिया और बैंक में हमारा पैसा आ गया। और इसमें उस वाली पार्टी में कोई एंट्री नहीं पास होती थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि हम बैंक के पास जाके डिस्काउंट कराएं। अब ड्यू डेट पर बैंक जाएगा उसके पास, है ना, बैंक किसके पास जाएगा, उसके पास जाएगा। तो मुझे आप एक बात बताओ, इस एंट्री में क्या हो रहा है, इस एंट्री का मतलब है कि मेरा बैंक में पैसा प्लस है और मेरा जो BR है वो माइनस है या ना। मतलब अगर मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया है, मतलब मेरे बैंक में पैसा आ चुका है या ना, बिल्कुल सही। और मेरा BR खत्म हो चुका है, ठीक है, BR तो मेरा टोटली खत्म हो चुका है, बिल्कुल सही। अब जब वो बिल का पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक क्या बोलेगा, उसको कुछ बोलेगा नहीं, बैंक बोलेगा कि मैंने आपको पैसे दिए थे,
आप मेरे पैसे वापस कर दो, तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट कर लेगा, तो बैंक में से पैसे माइनस हो गए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। और वो पैसा आप किससे लोगे फिर? वो पैसा आप उससे लोगे जिसको आपने बिल इशू किया था, जिसको आपने बिल ड्रॉ किया था। ये क्लियर हो गया। तो आपका डेटर इंक्रीज हो जाएगा सेम अमाउंट से, और सेम अमाउंट से बैंक माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मेरे डेटर हो जाएंगे प्लस और मेरा बैंक हो जाएगा माइनस विद द सेम अमाउंट। तो मतलब मेरा जो लिक्विड एसेट्स है उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा जो लिक्विड एसेट्स है उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। दैट मीन्स मेरा इस पे कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे थे हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे थे। तो बिल रिसीवेबल के केस में, इस केस में कोई भी पास नहीं होगा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक असेट इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डेटर इंक्रीज हो रहे हैं, और जो क्रेडिट जो हमारा बैंक है वो कम हो रहा है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और अगर ये चीज आपको समझ में अभी भी नहीं आई है तो मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, मैं सिर्फ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए एक 5 मिनट की वीडियो अलग से बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे को बताना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो अब आते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, जरा पढ़ते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो मेजर द लेवल ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो बताइए क्या ये कुछ फाइनेंशियल लेवरेज मेजर करता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो? बताइए मेरे को कमेंट सेक्शन में, क्या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फाइनेंशियल लेवर को मेजर करता है या नहीं करता है? तो मेरे पास जो आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर आया है, नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज को कौन सा मेजर करता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर वो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, ईपीएस याद आ रहा हो, ये हमने चैप्टर, ये वाला टॉपिक है फाइनेंशियल लेवरेज, हमने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा चैप्टर नंबर 9 में, और उसमें हमने देखा था यहाँ पर ईबीआईटी ईपीएस की बात हो रही है, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में तो इन्वेंटरी और एवरेज इन्वेंटरी की बात होती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात होती है। तो ये समहाउ रिलेटेड है ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फॉल्स, इट डजंट मेजर फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं आपके रेशियो कितने अच्छे हैं। टोटल डेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वर 9 lakhs. टोटल डेटर्स ऑफ एक्स लिमिटेड वर 9 lakhs. It had created a provision of 10% for bad and doubtful debts. मतलब उन्होंने 90,000 का 10% प्रोविजन बना दिया। ठीक है, What amount of debtor will be used for calculating trade receivable turnover ratio? मतलब ये पूछ रहे हैं ट्रेड एक प्रोविजन, हमारा डेटर्स थे टोटल 9 लाख के, और हमने प्रोविजन बना दिया 10% का, मतलब 90,000 का हमने प्रोविजन बना दिया। तो मेरे को वो पूछना चाह रहे हैं, हम कम से क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते समय वो डेटर कितने लेंगे? वो 9 लाख लेंगे या 90,000 माइनस करने के बाद 8,10,000 लेंगे? बताइए मेरे को इसका करेक्ट आंसर, कितने लेंगे? 9 लाख लेंगे या प्रोविजन माइनस करने के बाद लेंगे? तो बताइए मेरे को इसका आंसर। तो मेरे पास अभी तक जितने भी आंसर आए हैं बिल्कुल सही आंसर आए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 lakhs। प्रोविजन का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता व्हाइल कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो इसका करेक्ट आंसर है 9 लाख रुपीस। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। जो 0.75 लिक्विड रेशियो वाला है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में याद से बताना आपको समझ में आया या नहीं, अदरवाइज फिर हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 8? ऑन 1 October 2018 माइक्रो लिमिटेड इशूड 20,000 8% debentures of rupees 100 each and paid interest of rupees 80,000 on these debentures on 31st March 2019। क्या दे रखा है? 1 अक्टूबर 2018 को 20,000 के डिबेंचर उन्होंने इशू करे हैं 8% पर, और 8% 100 रुपए का एक है, और 80,000 का उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19।
तो बताइए मेरे को कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना होगा। तो यहाँ पे दो बातें हो रही है, डिबेंचर्स इश्यू करे गए हैं तो कैश इनफ्लो हुआ होगा, इंटरेस्ट पेमेंट किया तो कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो मुझे बताइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट से कि माइक्रो लिमिटेड का कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है। तो देखो 20,000 इंटू 100 20 लाख, 20 लाख तो हो गया कैश इनफ्लो, ठीक है। 80,000 क्या हो गया हमारा कैश आउटफ्लो, ये भी चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल सही है ना। 20,000 इंटू 10 कितना होता है, 20,000 इंटू 10 कितना होता है मेरे भाई और बहनों, 20 लाख होता है। 20,000 इंटू 10 2 लाख, और 2 लाख इंटू 10 20 लाख, और 80,000 का उन्होंने क्या पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है। तो मेरे को बताइए, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या, 20,000 इंटू 10 कितना होता है जरा मेरे को बताना। 20 लाख होता है, सॉरी 20,000 इंटू 10 और 20 लाख होता है। तो 20 लाख पर का इनफ्लो हुआ है, 80,000 का आउटफ्लो हुआ है। तो मेरे को बताइए कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कितना है। आप मेरे को कंफ्यूज कर रहे हो, बताइए फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है 19,20,000। करेक्ट आंसर क्या है इसका, 19,20,000। ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, इस चीज को हम जरा आपको सॉल्व करके ही बता सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, आपका और मेरा आंसर। क्योंकि इस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आ रहा तो बेटा आपका भगवान ही भला कर सकता है, मैं तो भला नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20,000 डिबेंचर्स आपने इशू करे हैं 100 रुपए के। तो आपका कैश इनफ्लो कितना हुआ होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स से, 20 लाख रुपीस हुआ होगा, आया ना, बिल्कुल सही 20 लाख हुआ हमारा, ठीक है। इसके अलावा हमारा जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कितना है, 80,000 का हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है। तो 19,20,000 का हमारा नेट कैश इनफ्लो होगा। ये चीज क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हुई। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुए ना, मैं तो सही बता रहा हूं बेटा, तुम छोड़ दो, तुमसे हो नहीं पाएगा, तुम क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और आई होप ये हमारा आज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही, आज हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है जरा देखते हैं। एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज कैश इक्विवेलेंट। एक इन्वेस्टमेंट को हम कैश और इक्विवेलेंट तभी क्लासिफाई करते हैं व्हेन डेट ऑफ एक्विजिशन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ, मतलब एक इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट कब क्वालिफाई करते हैं, जब उसकी मैच्योरिटी कितने टाइम पीरियड की होती है, 1 महीना या उससे कम, 3 महीने या उससे कम, 3 महीने या उससे ज्यादा, या एक साल या उससे कम। बताइए मेरे को इसका करेक्ट आंसर क्या है। बताइए मेरे को एक इन्वेस्टमेंट को हम कैश इक्विवेलेंट कब ट्रीट करते हैं, जब उसकी मैच्योरिटी कितनी होती है, 1 महीना या उससे कम, 3 महीने या उससे कम, 3 महीने या फिर उससे ज्यादा, या फिर 1 साल या उससे कम। तो मेरे पास 2 आंसर आए हैं और दोनों ही आंसर एकदम सही आंसर आए हैं, और तीसरा आंसर मेरे पास अभी तक नहीं आया। तो मेरे को फटाफट से आंसर बताइए कि एक इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई कब करती है एज कैश इक्विवेलेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, 3 मंथ्स और लेस, ठीक है। एक कैश इन्वेस्टमेंट को अगर हम 3 महीने से कम को तो उसको कैश इक्विवेलेंट की तरह ही उसे ट्रीट करते हैं, अदरवाइज उसको हम कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये केसेस आपको समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कुछ प्लस माइनस करने में, मल्टीप्लाई करने में दिक्कत दे रहे हैं, तो वो आप सुधारिए। क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार आप घर पे जाते ही ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो को एक बार गौर से देखेंगे और चेक करेंगे उसका फॉर्मूला क्या है कि हम प्रोविजन को कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल लेवरेज वाला वो एक बार गौर से कर लेना। और ये वाले के लिए आप मेरे को बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बताएंगे कि हम आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊं या फिर नहीं करवाऊं, ठीक है। अब आती है लास्ट क्वेश्चन की तरफ, मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूं। एक इन्वेस्टमेंट को हम कैश और कैश इक्विवेलेंट कब ट्रीट करते हैं,
जब वो 3 महीने या 3 महीने से कम का उसका मैच्योरिटी होता है। और अगर इन्वेस्टमेंट का अगर 3 महीने से ऊपर हो जाता है वो करंट इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, और फिर उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट की तरह ही होता है जैसे हम नॉर्मली करंट में करते आते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे एपिसोड नंबर 4। आपसे मुलाकात होती है अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।